गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टिबुलर apparatus एंड कॉक्लियर apparatus हेडिंग मैंने आपको डलवाई थी, उसके सिर्फ एक दो पॉइंट्स ही बताए थे। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था उसके अंदर जो वेस्टिबुलर apparatus का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपके तीन तो सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है, वन यूट्रिकुलस एंड वन सैक्युलस। ये स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहां तक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये जो मैंने बोला ना कि इसके अंदर तीन सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है, तो इस कैनाल का जो बेसल पार्ट होता है, जो बेस होता है, वो स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा स्वेलअप होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन एम्पुला, समझ में आया। और इस एम्पुला के ऊपर इट कंटेन रिजेस, जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टा ऑफ एम्पुला, ठीक है। ये दो टर्म्स है, मतलब आपकी एक है एम्पुला और एक है आपकी क्रिस्टा ऑफ एम्पुला। ये क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। तो व्हाट इज एम्पुला, कि आपके जो मैंने बताया था वेस्टिबुलर apparatus में तीन सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट था, एक यूट्रिकुलस और एक सैक्युलस था। तो ये जो कैनाल है, इस कैनाल का जो बेस होता है, दिस स्ट्रक्चर इज स्वेलअप, स्वलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस स्वलन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्पुला। और इस पर जो रिजेस प्रेजेंट होती है उसको बोलेंगे क्रिस्टा ऑफ एम्पुला। मतलब रिजेस को क्रिस्टा से वो किया है, एम्पुला की रिजेस तो क्रिस्टा ऑफ एम्पुला। समझ में आया इतना? चलो लिख लो। द बेस ऑफ कैनाल, इट इज स्वलन स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एम्पुला। और इसके ऊपर जो रिजेस प्रेजेंट होती है, एंड इट कंटेन रिजेस इन्हें बोलते हैं अपन, इट इज कॉल्ड क्रिस्टा ऑफ एम्पुला। ठीक है। अभी एम्पुला क्या है ये समझ में आ गया। अभी हम इसी एम्पुला के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टर्म क्लियर हो गई, तो अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्पुला। तो अब सुनिएगा, आपके एम्पुला के अंदर की साइड, डेफिनेट सी बात है इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मैं इसके अंदर की साइड की चीजें डिस्कस करूंगी। आपकी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, ठीक है, ये आपके एक रिज लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करती है। इनसाइड द एम्पुला इंटरनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट फॉर्म अ रिज लाइक प्रोजेक्शन। तो जो इंटरनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है आपकी एम्पुला की, जो रिज लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन कर रही है, उसे हम बोलते हैं अकाउस्टिक रिज। क्या बोलेंगे इस रिज लाइक प्रोजेक्शन को? इसको मैंने टर्म दी है अकाउस्टिक रिज। अकाउस्टिक रिज क्या है, आप क्लियर है? इंटरनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ने एक रिज लाइक प्रोजेक्शन बनाया जिसको बोला अकाउस्टिक रिज, ठीक है। इस अकाउस्टिक रिज पर क्या क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ, किस किस से बना हुआ होता है ये? एक तो है आपका स्टीरियोसीलिया और एक है आपका कीनोसीलिया। क्या होता है आपका ये स्टीरियोसीलिया और कीनोसीलिया? तो स्टीरियोसीलिया तो क्या, इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल इमूवेबल माइक्रोविलाई। इमूवेबल माइक्रोविलाई पता है आपको क्या होता है टर्म? इमूवेबल मतलब जिनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आपकी इस अकाउस्टिक रिज जो है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल इमूवेबल माइक्रोविलाई। ये कहां प्रेजेंट होते हैं? which is present at the free edges of the sensory cell of the acoustic ridge। acoustic ridge के free edges पे जो sensory cells present होती हैं, उन पर आपकी numerous key point है immovable, ठीक है। immovable माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं
स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया क्या है समझ में आ गया? ठीक है, इसके फ्री एजेस पर जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, उन सेंसरी सेल्स पर बहुत सारी इमूवेबल माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। देन व्हाट इज द स्किनोसीलियम? ये है आपकी स्मॉल मूवेबल सीलियम। ठीक है, एक स्मॉल सिंगल मूवेबल सीलियम को बोलते हैं अपन कीनोसीलियम। इन दोनों से मिलकर बनी हुई होती है आपकी अकाउस्टिक रिज। ये समझ में आया? व्हाट इज द स्किनोसीलियम? ये भी लिख लो, इट इज द सिंगल मूवेबल सीलियम। अभी ये टर्म समझ में आ रही है ना? अकाउस्टिक रिज क्या है, स्टीरियोसीलिया क्या है, कीनोसीलियम क्या है। ठीक है, फिर आपका इसके अंदर जो है क्रिस्टा ऑफ एम्पुला के अंदर, ठीक है, क्रिस्टा ऑफ एम्पुला क्या है अभी पता है ना आपको? ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी। क्रिस्टा ऑफ एम्पुला के अंदर आपकी ये टर्म याद रख लेना, ऑटोकोनिया सेल्स है, ये जो है एब्सेंट होती है। ठीक है, ऑटोकोनिया जो है ये एब्सेंट होती है आपकी क्रिस्टा ऑफ एम्पुला के अंदर। समझ में आया? यहां तक समझ में आया आपको? फिर अभी आपके रिज पर ये जो माइक्रोविलाइज जो प्रेजेंट है, ये सारे के सारे जॉइंट होके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर का, बैग लाइक फॉर्म में मतलब आपस में जुड़ जाती है और उसको बोलते हैं अपन क्यूपुला, CUPULA। ठीक है, ऑल द माइक्रोविलाई एट द रिजेस दे जॉइंट टू फॉर्म अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड क्यूपुला। समझ में आया? इट इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्पुला। कुछ टर्म्स जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज द अकाउस्टिक रिज, स्टीरियोसीलिया, कीनोसीलियम एंड क्यूपुला। ये सब टर्म्स बस आपको पता है तो यानी कि ये पूरा अंदर का समझ में आ गया। ठीक है, अभी एक बार और लिखेंगे तो ढंग से समझ में आ जाएगा, पर ये टर्मिनोलॉजीज जो है ना आपको ये सारी माइंड में क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज दिस अकाउस्टिक रिज, व्हाट इज द स्टीरियोसीलिया, व्हाट इज द कीनोसीलियम, व्हाट इज द क्यूपुला, ये सब क्लियर है आप लोगों को? चलिए इसे लिख लेते हैं। आप लोग चाहें तो इसको इस फॉर्मेट में एक बार लिख लेना। और अकाउस्टिक रिज क्या था ये भी मैंने बताया था। क्या बताया था? अभी सो रहे हो कि जग रहे हो पता लगे। क्या बताया अकाउस्टिक रिज के बारे में? अब सिंगल वन वर्ड आंसर मत देना, चलो वन वर्ड तो बोलो। हाँ, इंटरनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ये आपके रिज लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करती है विच इज कॉल्ड द अकाउस्टिक रिज। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसको एक बार इस फॉर्मेट में लिख लेना, क्योंकि ये की पॉइंट हिट कर दोगे ना आप, अकाउस्टिक रिज, स्टीरियोसीलिया, कीनियोसीलियम, क्यूपुला, तो आप क्या है ये अंदर का पूरा थ्योरी हो जाएगा। और एक बार अपन ने ये बता भी दिया, थोड़ा थोड़ा चीज भी लिख ली कि क्या है, तो थोड़ा एक बार पढ़ लिया तो आइडिया तो लग ही जाएगा कि इस टर्म का मतलब क्या था। ठीक है, चलिए तो लिखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्पुला में, इन द एम्पुला आपके अकाउस्टिक रिज का फॉर्मेशन कौन करता था? इंटरनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, इंटरनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये किसका? रिज लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करती थी। ठीक है, इट फॉर्म अ रिज लाइक प्रोजेक्शन। थोड़ा आई ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्या इससे? हाँ? थोड़ा सा फॉर्म अ रिज लाइक प्रोजेक्शन इस रिज लाइक प्रोजेक्शन को अपन ने क्या बोला बताओ? क्रिस्टॉफ एम्पुला बोला। अकाउस्टिक की क्रिस्टॉफ एम्पुला में क्या लिखा है मैंने? कॉल्ड अकाउस्टिक रिज। और ये अकाउस्टिक रिज आपकी किससे मिलके बनी है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ ये बनी है आपकी स्मॉल इमूवेबल, इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल इमूवेबल माइक्रोविलाई। ठीक है, स्मॉल इमूवेबल माइक्रोविलाई से मिलके बनी हुई होती है। एक कंटेंट तो ये है इसका, जो ये स्मॉल इमूवेबल माइक्रोविलाई मैं बता रही हूं कहां प्रेजेंट होती है? विच इज प्रेजेंट,
ये प्रेजेंट होती है आपकी ऑन द सेंसरी एजेस, सॉरी ऑन द फ्री एजेस ऑफ सेंसरी सेल्स ऑफ माइक्रोविलाई। क्या बोल रही हूं मैं, फ्री एजेस ऑफ सेंसरी सेल्स ऑफ क्या, माइक्रोविलाई थोड़ी, किसकी फ्री एजेस, एम्पुला की। इसको क्या बोलते हैं, क्या टर्म दिया है इसको मैंने, इट इज कॉल्ड स्टीरियोसीलिया। चलो ठीक है, एक कंपोजिशन तो ये हो गया आपके अकाउस्टिक रिज का, दैट इज द स्टीरियोसीलिया। अब ये टर्म क्लियर हो गया, स्टीरियोसीलिया क्या है, स्मॉल इमूवेबल माइक्रोविलाए हैं जो कि आपकी सेंसरी सेल्स जो होती है एम्पुला की, उसके फ्री एजेस पर प्रेजेंट होती है, दैट इज द स्टीरियोसीलिया। एक कंपोजिशन तो ये है आपके अकाउस्टिक रिज का। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, अलोंग विद इट अ सिंगल मूवेबल सीलियम, वो प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कीनोसीलियम। अलोंग विद इट अ सिंगल मूवेबल सीलियम, इट इज प्रेजेंट। इसको हम टर्म देंगे विच इज कॉल्ड कीनोसीलियम। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपका जो क्रिस्टा ऑफ एम्पुला है, ठीक है, क्रिस्टा ऑफ एम्पुला पर क्या एब्सेंट है आपका, ऑटोकोनिया। तो ये लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका ऑटोकोनिया है, दे आर एब्सेंट इन क्रिस्टा ऑफ एम्पुला। ठीक है, फिर एक टर्म मैंने आपको बताई थी, दैट इज द क्यूप्यूला। क्यूप्यूला क्या है आपका, तो ऑल द माइक्रोविलाए ऑफ रिज, दे आर जॉइंट लाइक बैग which is called cupula। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को इतना। इट इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्पुला। ठीक है, जो सिर्फ टर्म इस पे हेडिंग को अकाउस्टिक रिज क्या होता है पता होना चाहिए। अकाउस्टिक रिज किस किस से मिलके, स्टीरियोसीलिया और कीनोसीलियम से मिलके बना है, दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ऑटोकोनिया क्रिस्टा ऑफ एम्पुला में आपका एब्सेंट है, और एक क्यूप्यूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ये आपके की पॉइंट्स है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्पुला के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैक्यूला। ठीक है, एम्पुला का डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैक्यूला। मैंने आपको जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टिबुलर apparatus में बताया था, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 1 यूट्रिकुलस एंड 1 सैक्युलस। तो अब आपके ये जो यूट्रिकुलस और सैक्युलस जो है, इट कंटेन्स अ प्रोजेक्टिंग रिज, इसको अपन बोलते हैं विच इज कॉल्ड मैक्यूला। अब मैक्यूला क्या है ये समझ में आ गया। ठीक है, इंटरनल यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज विच इज कॉल्ड मैक्यूला। ठीक है, और 1 स्ट्रक्चर ईच इज प्रेजेंट इन यूट्रिकुलस एंड 1 इन सैक्युला, मतलब एक स्ट्रक्चर आपके यूट्रिकुलस में और एक सैक्युला के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं मैक्यूले। मैक्यूला इज अ प्लूरल, मैक्यूले बोलेंगे उसको, जो इन दोनों के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको बोला मैक्यूले। ठीक है, अब आपको ये बताओ ऑटोकोनिया क्या है। ऑटोकोनिया सिर्फ मैंने यहां तो लिखा दिया था, तो न्यूमरस CO3 पार्टिकल्स जो है
ये आपके एंडोलिम्फ के अंदर एम्बेडेड होते हैं, इनको अपन बोलते हैं ऑटोकोनिया। ठीक है, समझ में आया इतना? पहले इतना लिख लो। चलो पहले तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आपका जिसका मैं इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रही हूं दैट इज द मैक्यूला। ये क्या है तो लिख लीजिए, यूट्रिकुलस एंड सैक्यूलस दे कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज। आपकी एम्पुला की जो रिज था उसको बोला क्रिस्टा ऑफ एम्पुला। ठीक है, यूट्रिकुलस और सैक्यूलस की जो प्रोजेक्टिंग रिज है उसको बोलते हैं मैक्यूला। तो यूट्रिकुलस एंड सैक्यूलस कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज। एक्चुअली ये थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि आई के बारे में अपन को बहुत सी चीजें आइडिया थी, एक्वस ह्यूमर क्या है, विट्रस ह्यूमर क्या है, कहां से कहां तक अपन लिंक कर पा रहे थे, लेंस क्या है, उसके डिफेक्ट्स बहुत मतलब इंटरेस्टिंग थे। अपन को ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी चीजें सबके बारे में पता थी। ईयर ऐसी चीज है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो सिर्फ यही पता होगा कि ईयर का काम सुनना ही होता है। ठीक है, जबकि इसका मेन फंक्शन ही कुछ और है, ये नहीं पता होगा। मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इतना ही समझते होंगे कि ईयर का फंक्शन क्या होता है, सिर्फ सुनते हैं। अपन को ज्यादा कुछ आइडिया ही नहीं है इसके बारे में, तो थोड़ा सा ये आपको कम इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ठीक है, जबकि इसका मेन फंक्शन क्या है बता, बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है? कंफ्यूजन डाल देते हो, हमारे दिमाग में नहीं आते, आप ही डालते हो। बोलते कंफ्यूज मत हो। हाइपोथैलेमस का काम क्या था? अभी सीएनएसई चल रहा है। ऐसा कुछ बताया था ना, माना कि वो ड्रंक पर्सन जो होते हैं, हाँ वो मतलब उनके पैर जो लड़खड़ाते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो अल्कोहल होती है वो ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट को इफेक्ट करता है, और हाइपोथैलेमस का पार्ट फंक्शन क्या था? बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। तो इस वजह से वो नहीं हो पाता है। तो वो भी है, ये भी है। क्या चक्कर क्या है? क्या चक्कर है बताओ? आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आता होगा, मैं ही डाल देती होंगी। किसी के दिमाग में आया था क्या? झूठ मत बोलना। हाँ तो पूछा क्यों नहीं? पूछा क्यों नहीं? कसम से पूछा क्यों नहीं? फिर आप लोगों ने क्या पता मैम को ही नहीं आता हो, क्यों उनको एम्बैरस करें ऐसे? तो फिर क्यों नहीं पूछा? अगर आया तो दिमाग में डाउट तभी आते हैं जब पढ़ा हो हम लोगों ने। पढ़ाई नहीं होगा तो डाउट आएगा ही नहीं। फिर तो सब जैसे आप लोग मुंडी लाते हैं ना, हाँ सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, तो सब समझ में आता है। पढ़ाई नहीं है तो नॉलेज ही नहीं है, किस चीज में डाउट पूछे? कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, हम लोग को हमारे टीचर्स बोलते थे ऐसे जब हम पढ़ते थे ना, कि डाउट कैसे आएगा, कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो लिटरली हम लोग डाउट ढूंढते थे, भले ही आ नहीं रहा, लेकिन आज तो एक डाउट ढूंढना ही है इसके अंदर, जिससे कि अच्छे स्टूडेंट्स में गिनती हो कि यार हाँ डाउट तो पूछा है, मतलब पढ़ता तो है बच्चा। अरे तो एक जो ईयर तो सुनने का काम करता है, हाइपोथैलेमस बॉडी में इक्विलिब्रियम, एक फंक्शन को दो ऑर्गन उसका फंक्शन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना? फिर क्या डाउट था? आंसर भी आपको पता है, डाउट भी आपको पता है, तो डाउट क्या आता है आप लोगों को? हाँ चलो, यूट्रिकुलस और सैक्यूलस जो है इट कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज विच इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं अपन? मैक्यूला। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपकी मैक्यूले। मैक्यूले क्या है तो लिख लीजिए, वन स्ट्रक्चर each is present in utriculus and one in sacculus. इसको अपन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड मैक्यूले। टर्म सारी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ऑटोकोनिया क्या है आपका तो लिख लीजिए, न्यूमरस CaCO3 particles, they are embedded in endolymph. It is called ऑटोकोनिया। ठीक है, अब मैक्यूला, मैक्यूले और ऑटोकोनिया, ये तीन टर्म्स आपको क्लियर हो गई।
नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपकी जो सेंसरी सेल्स जो प्रेजेंट होती है इनसाइड इंटरनल ईयर के अंदर, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द, ये आपके स्मॉल नर्व्स के कॉन्टैक्ट में होती है, दे आर इन एसोसिएशन और इन कॉन्टैक्ट विद द स्मॉल नर्व, और इसको अपन बोलते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। ये होता है क्या, इसको ये बोलते हैं क्या? अच्छा, आप लोग को नहीं, 11th का कुछ भी याद नहीं है क्या आपको? ये है ना एनसीईआरटी की बुक में, जो 13th वाले स्टूडेंट है उन्हें तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ना, बोर्ड नहीं था 11th तो ढंग से पढ़ाई नहीं है। उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। और आपका एम्पुला और क्यूपुला जो है ये आपके मतलब सेंसरी सेल्स होते हैं आपके वेस्टिबुलर एपरेटस के। चलो पहले ये तो बाद में देखेंगे, वेस्टिबुलर एपरेटस क्या है ये लिख लीजिए। यहां तक समझ में आ गई तीनों टर्म्स? फिर लिख लीजिए आपके जो सेंसरी सेल्स होती है इंटरनल ईयर के अंदर, ठीक है, तो सेंसरी सेल्स इन इंटरनल ईयर, दे आर इन, ये सेंसरी सेल्स किसके कांटेक्ट में रहती हैं? दे आर इन कांटेक्ट विद स्मॉल नर्व्स। और उसको अपन बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है। ज्यादा ये टॉपिक देख के ऐसे डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। मेनली जो है ना, इसको आपको घर पे थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है ना आपको, तो इसको मतलब एक जो होता है ना अपना लेक्चर ये होता है कि भाई यहीं की यहीं बहुत सी चीजें 70% तो आपको याद हो जाता है। वो आप सोचो कि इसमें होगा तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने 11th भी उतनी ईमानदारी से पढ़ी है जितनी ईमानदारी के साथ हम 12th पढ़ते हैं, है ना। और जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, ये याद करना क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो कोई नहीं, अपन इसको एक बार इसलिए रिवाइज भी कर लेंगे। बाकी के टॉपिक्स अपन रिवाइज नहीं करते ना लास्ट में, इसे कर लेंगे। बाकी समझ में नहीं आए तो बोल देना, याद करना, क्योंकि जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स थोड़ी सी ऐसी हैं जो पहली बार ही आप लोग सुन रहे हैं, आपने इसके पहले कभी सुनी नहीं होंगी ये टर्म्स, तो इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सारा टर्मिनोलॉजी का ही खेल है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। कोई नहीं, मैं साथ के साथ रिवाइज करती जाऊंगी, तो कुछ तो आपको गेन करोगे आप क्लास में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सेंसरी सेल्स जो आपके प्रेजेंट होती है इंटरनल ईयर के अंदर, दे आर इन एसोसिएशन और इन कॉन्टैक्ट विद द स्मॉल नर्व्स। तो ये जो नर्व्स है ये आपकी कंबाइन होके वेस्टिबुलर नर्व का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो लिख लीजिए, दिस नर्व कंबाइन टू फॉर्म द वेस्टिबुलर नर्व। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अब मैंने क्रिस्टा क्या है आपको पता है ना, क्रिस्टा और ये जो मैक्यूला है ये आपके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं वेस्टिबुलर एपरेटस के, ठीक है। जो वेस्टिबुलर एपरेटस है उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं आपके क्रिस्टा और मैक्यूला, जिसका काम क्या है, आपकी बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ईयर का काम होता है बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, लेकिन ये जो आपका इक्विलिब्रियम है ना, ये भी दो टाइप का है, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब जैसे, हाँ मतलब विदाउट मूविंग, एक स्टैंड पोजीशन के अंदर जो है। डायनामिक मतलब ड्यूरिंग द मूवमेंट, ठीक है। तो ये दो तरह के मूवमेंट है, तो इक्विलिब्रियम का मेंटेन दोनों टाइम पर ही होता है। तो स्टैटिक पोजीशन के अंदर तो आपके इक्विलिब्रियम का मेंटेन कौन करता है, और डायनामिक ड्यूरिंग द मूवमेंट कौन करता है। स्टैटिक पोजीशन में आपका जो क्रिस्टे है ये आपके इक्विलिब्रियम का मेंटेन करता है, और एट द टाइम ऑफ मूवमेंट मैक्यूला जो है ये आपके मूवमेंट को मेंटेन, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। समझ में आ गया इतना? यहां तक समझ में आ गया कि सेंसरी सेल्स जो है आपके इंटरनल ईयर के अंदर, ये किसके कांटेक्ट में है, बहुत सारी स्मॉल नर्व्स के कांटेक्ट में है। ये नर्व कंबाइन होके आपकी वेस्टिबुलर नर्व का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। ये वेस्टिबुलर नर्व का फॉर्मेशन कर दिया। अब वेस्टिबुलर एपरेटस जो है आपका, इसके कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये लिख लो, क्रिस्टा एंड मैक्यूला।
दे आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं आपके ये दोनों। विच मेंटेन्स द, क्या करते हैं ये, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। अब इसके अंदर क्रिस्टा का रोल किसमें है और मैक्यूला का किसमें? इक्विलिब्रियम में मैंने दो बताया ना, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो लिख लीजिए, ये जो आपका क्रिस्टा है, इट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम, इट मेंटेन्स द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और आपका जो मैक्यूला है, एंड मैक्यूले, इट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द मूवमेंट, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, ठीक है, आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैक्यूला। नेक्स्ट हम लोग कॉक्लिया क्या है ये डिस्कस करेंगे। उसके पहले अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा आज की क्लास में, एक बार इसको, क्योंकि स्पेस नहीं मैं इसको हटाऊंगी, तो एक बार ये हाईलाइट कर लो। आपको जब मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टिबुलर, अभी तक ना आज की क्लास को समझने के लिए दो पॉइंट्स ध्यान रख लेना। एक तो ये, मैं आपको एक बेसिक बता देती हूँ, एक तो ये कि ईयर का फंक्शन, हियरिंग तो सबको पता है, साथ के साथ इसका एक और फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। लास्ट क्लास में मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस डिस्कस किया था। तो उसमें क्या क्या बताया था? इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, एक यूट्रिकुलस है और एक सैक्युलस है। ये स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। क्या क्या है? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 1 यूट्रिकुलस एंड 1 सैक्युलस। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रही हूं कि आपका ये जो कैनाल है, इसका जो बेस होता है कैनाल का, इसका बेस स्वेलअप हो जाएगा, स्वेलन स्ट्रक्चर है, उसको हमने बोला एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला क्या है समझ में आ गया ना? बेस ऑफ कैनाल विच इज स्वेलन, उसको बोल दिया मैंने एम्प्यूला। और इसके ऊपर जो रिजेस होती हैं, एंड इट कंटेन रिज लाइक प्रोजेक्शंस, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टा ऑफ एम्प्यूला। ठीक है, इस रिजस को बोल दिया क्रिस्टा ऑफ एम्प्यूला। ये दोनों टर्म अच्छे से क्लियर है। ये एम्प्यूला, क्रिस्टा ऑफ एम्प्यूला के लिए पहले ये पता होना चाहिए, वेस्टिबुलर एपरेटस में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, एक यूट्रिकुलस, एक सैक्युलस। तो कैनाल वाला पार्ट से शुरू किया है मैंने सबसे पहले। तो जो कैनाल का जो बेसल पार्ट है, ये स्वेलन है, इसको बोला एम्प्यूला, और इसके रिजस को बोला क्रिस्टा ऑफ एम्प्यूला। ऐसे याद रख लेना। और फिर बाकी एक यूट्रिकुलस और सैक्युलस बचा ना, यूट्रिकुलस और सैक्युलस के रिज लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं मैक्यूला। ठीक है, इसको एम्प्यूला, इसको मैक्यूला। चलो फिर मैंने, अब ये एम्प्यूला क्या है समझ में आ गया टर्म। अब हम लोगों ने एम्प्यूला के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि एम्प्यूला के अंदर जो आपकी इंटरनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम नामक एक सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो आपकी इंटरनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो सेल्स हैं, ये आपके एक रिज लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करेंगी, और उस रिज लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इट इज नॉन एज अकाउस्टिक रिज। अकाउस्टिक रिज क्या है? इंटरनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ने रिज लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन किया, उसको मैंने बोला अकाउस्टिक रिज। अब अकाउस्टिक रिज का कंपोजिशन, मतलब आपकी जो अकाउस्टिक रिज जो है, ये किस किस चीजों से मिलकर बनी है? तो 2 चीजें हैं, एक तो है आपका स्टीरियोसीलिया, एक है आपका कीनोसीलियम। पर ये क्या होता है? तो स्टीरियोसीलिया क्या है? तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ, यानी कि अकाउस्टिक रिज जो है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल इमूवेबल माइक्रोविलाई। स्मॉल इमूवेबल माइक्रोविलाई को तो बोलते हैं स्टीरियोसीलियम,
और सिंगल मूवेबल सीलियम, उसको बोलते हैं अपन कीनोसीलियम। कीनोसीलियम इज अ सिंगल मूवेबल सीलियम, स्टीरियोसीलिया इज द इमूवेबल माइक्रोविलाई। अब ये तो बोल दिया इमूवेबल माइक्रोविलाई को, मैंने बोला स्टीरियोसीलिया, लेकिन ये जो आपकी इमूवेबल माइक्रोविलाई है ये कहां प्रेजेंट होती है, तो उसकी लोकेशन भी स्पेसिफाई कर रखी है इन लोगों ने, विच इज प्रेजेंट ऑन द फ्री एजेस ऑफ सेंसरी सेल्स ऑफ एम्पुला। ठीक है, सेंसरी सेल्स जो है आपकी एम्पुला की, उसकी फ्री एजेस पर बहुत सारी इमूवेबल माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोसीलिया। और कीनोसीलियम क्या है, अलोंग विद दिस, यानी कि स्टीरियोसीलिया तो प्रेजेंट है ही है, इसके साथ एक सिंगल मूवेबल सीलियम भी प्रेजेंट होती है, विच इज कॉल्ड कीनोसीलियम। समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्म है आपका ऑटोकोनिया। ऑटोकोनिया क्या है, ये मैंने यहां नहीं, आपको मैक्युला में डिस्कस किया है, अभी सिर्फ टर्म देख लो कि ऑटोकोनिया जो है आपकी, ऑटोकोनिया क्या था, न्यूमरस CO3 पार्टिकल्स जो है आपके एंडोलिम्फ के अंदर एम्बेडेड, यानी कि उसके अंदर रहते हैं, उसको अपन बोलते हैं ऑटोकोनिया। और ये जो ऑटोकोनिया है ये आपकी एब्सेंट होती है क्रिस्टा ऑफ एम्पुला के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज द क्यूप्यूला। क्यूप्यूला किसे बोला, ये जो सारी की सारी माइक्रोविलाई जो प्रेजेंट है आपके रिज पर, ये सारी की सारी जुड़कर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जुड़कर इसको अपन बोलते हैं क्यूप्यूला। ठीक है, ऑल द माइक्रोविलाई ऑफ रिज दे आर जॉइंट लाइक अ बैग, बैग की तरह ही जुड़ जाती है आपस में सारी की सारी माइक्रोविलाई, उस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने बोला क्यूप्यूला। आया ये समझ में, है ना। थोड़ा सा एफर्ट आपको भी लगाने पड़ेंगे इसको, आप, मैं ये नहीं कहती जो होता है वो है, इसमें 75% आप क्लास में याद नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा एफर्ट कम लगेगा, आप घर जाके डिस्कस करोगे तो। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे आई पढ़ा, उसका रिवीजन मस्ट ही नहीं था, अपन रिवाइज ही नहीं करते थे उसको, क्योंकि वो ऐसे ही समझ में आ जाता है, थोड़ा सा टिपिकल है, तो एक बार इसे देख लेना। ये समझ में आया, इसीलिए आज की क्लास तो कम से कम आज जाकर पढ़ना ही सही, बाकी में मक्कारी मार लेते होंगे ना, आज मारोगे तो गायब हो जाएगा सब। ठीक है, मैक्युला एम्पुला समझ में आ गया, इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैक्युला। अभी मैक्युला क्या है मैं आपको बता चुकी। ठीक है, सर्कुलर, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल, एक यूट्रिकुलस और एक फैक्युलस था ना, तो सेमी सर्कुलर कैनाल का बेस जो स्वेलअप स्ट्रक्चर का, उसको तो बोल दिया था अपन ने एम्पुला। एम्पुला का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अभी मैक्युला क्या है, तो जो यूट्रिकुलस और जो सैक्युलस था उसकी जो प्रोजेक्टिंग रिज होती है, यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस, उसकी प्रोजेक्टिंग रिज को क्या बोला अपन ने, मैक्युला। ठीक है, फिर मैंने बताया वन स्ट्रक्चर ईच, एक आपके यूट्रिकुलस में एक आपके सैक्युलस में प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं मैक्युले। ठीक है, ऑटोकोनिया जो टर्म वहां पे मैंने बताई थी कि क्रिस्टा ऑफ एम्पुला में ऑटोकोनिया एब्सेंट होता है, ये ऑटोकोनिया क्या है, यही टर्म इसने यहाँ बता रखी है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी कि न्यूमरस CO3 पार्टिकल्स जो हैं ये आपके एम्बेडेड होते हैं एंडोलिम्फ के अंदर। एंडोलिम्फ क्या है, पेरीलिम्फ क्या है, नाम से पेरी मतलब जो आसपास, एंडो मतलब जो अंदर की साइड जो लिम्फ प्रेजेंट है। ठीक है, ये एम्बेडेड होते हैं आपके एंडोलिम्फ में, उसको अपन बोलते हैं ऑटोकोनिया। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द वेस्टिबुलर नर्व का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो जो आपके इंटरनल ईयर के अंदर जो सेंसरी सेल्स है, ये आपकी बहुत सारी स्मॉल नर्व्स के साथ कांटेक्ट में रहती है, यानी कि सेंसरी सेल्स दे आर इन कांटेक्ट विद स्मॉल नर्व्स, ये बनाते हैं आपके वेस्टिबुलर नर्व। ये जो नर्व कंबाइन होके आपके वेस्टिबुलर नर्व का फॉर्मेशन करती है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रही हूं, आपका जो क्रिस्टा है और जो मैक्युला है, रिसेप्टर सेल्स होते हैं ना, किसी चीज के पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो वेस्टिबुलर एपरेटस है आपका, वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर ये क्रिस्टा और मैक्युला जो है दे आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। इनका काम क्या है, बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। अब वैसे तो जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे ना, इसके मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जब पढ़ेंगे, तो उसमें बकायदा पूरा डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है। तो लेकिन अभी अपन सिर्फ इतना देख लो कि ये ठीक है, आपने देख लिया कि इसका फंक्शन है बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। अब बॉडी का जो इक्विलिब्रियम होता है ये दो टाइप है, एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। दोनों का मतलब आपको पता है, डायनामिक ये था ड्यूरिंग द मूवमेंट, स्टैटिक मतलब स्टैंड बाय पोजीशन में, एक स्टिफ पोजीशन के अंदर। तो जो क्रिस्टा है ये तो आपके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को, और मैक्युला डायनामिक इक्विलिब्रियम को, यानी कि जब ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है आपका मैक्युला। क्लियर आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट द internal structure of macula.
नेक्स्ट हम लोग कॉक्लिया, कॉक्लिया क्या है ये डिस्कस करेंगे। उसके पहले इतना नोट कर लिया सभी ने, हटा दूं इसे। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या है? आपके सुनने के लिए एक सेंसरी सेल जो होती है ना, इट इज अ सेंसरी स्ट्रक्चर फॉर हियरिंग। ठीक है, कहां प्रेजेंट होता है? एक कॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि जस्ट आपका जो वेस्टिबुलर apparatus है उसके नीचे की साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शन में से देखें ना तो इसके अंदर आपके 3 कैनाल प्रेजेंट है। कौन कौन सी हैं ये हम लोग देखेंगे। चलो इतना नोट कर लो। It is a sensory structure for hearing। ठीक है, कहां प्रेजेंट होता है? तो इट इज अ कॉलिड स्ट्रक्चर which is present just below the vestibular apparatus। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो सिंपल सी कुछ नहीं है इसके अंदर। अब जो है, अगर कॉक्लिया के आप क्रॉस सेक्शन को देखोगे ना तो इसके क्रॉस सेक्शन में आपको 3 कैनाल्स देखने को मिलेंगी। 3 कैनाल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन 3 कैनाल्स का नाम है, एक तो है आपका स्केला वेस्टिबुलाई, एक कैनाल का नाम है स्केला मीडिया, और तीसरी कैनाल है आपकी स्केला टिम्पैनी। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपकी 3 कैनाल्स जो है ये आपके इसके अंदर प्रेजेंट है कॉक्लिया के अंदर। इन 3 कैनाल्स का नाम है स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड द स्केला टिम्पैनी। अब ऐसे याद रखना, जैसे सीक्वेंस है सीक्वेंस में ही याद रखना। तो ये वाला जो स्केला वेस्टिबुलाई है ये तो डॉर्सल पार्ट पर प्रेजेंट होता है, ये आपके वेंट्रल पार्ट पे प्रेजेंट होता है, और स्केला मीडिया नाम से ही पता लग रहा है बीच का पार्ट है, और सीक्वेंस में भी बीच में है। तो ये आपके स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पैनी के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये डॉर्सल पार्ट पर, ये वेंट्रल पार्ट पर, और स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी के बीच में प्रेजेंट होगी। इट इज सराउंडेड बाय, इट इज फिल्ड विद पेरिलिम्फ। डॉर्सल पार्ट भी पेरिलिम्फ से, वेंट्रल पार्ट है तो ये भी पेरिलिम्फ से, एंड इट इज ये दोनों के बीच में तो एंडोलिम्फ से फिल्ड रहता है। ठीक है, इसमें कुछ रटने तो नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक एक टर्म याद रख लेना। डॉर्सल पार्ट पर, वेंट्रल पार्ट पर, दोनों के बीच में स्केला मीडिया। इट इज फिल्ड विद पेरिलिम्फ, इट इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ, इट इज फिल्ड विद पेरिलिम्फ। ये टर्म से ही समझ में आ गया होगा ये सब तो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपकी, एक तो है रिजनर्स मेम्ब्रेन, और एक है आपकी बेसल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ बेस। क्या होता है? तो ये समझ में आ गया तीनों कैनाल्स के बारे में जो कि एक टर्म मैंने आपको बताई। नेक्स्ट पॉइंट ये है आपकी स्केला मीडिया, एक तो होता है रूफ, एक होता है फ्लोर। समझ में आ रहा है? रूफ मतलब ये इसकी छत जो है, फ्लोर मतलब ये। अब सपोज करो कि जैसे कोई 3 स्टोरी, मैं ऐसे आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ फिर आपको समझ में, कोई ट्रिपल स्टोरी घर है आपका। ठीक है, जैसे अपन मान लो अभी जिस पे स्टडी कर रहे हैं, जिस रूम में अपन है, उसको सपोज करो अपन 1st फ्लोर पर है, तो इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर होगा। तो आपके 1st फ्लोर का फ्लोर जो नीचे वाला हिस्सा है, ये फर्श जो है, ये आपके ग्राउंड फ्लोर से सेपरेट कर रहा है। हाँ, और इसकी जो छत है आपकी, ये आपके जो इसके ऊपर वाला फ्लोर है, ये इसको सेपरेट कर रहा है। ये इसमें तो कुछ हाई फाई कंसेप्ट नहीं है, तो समझ में आता है ना
कि जो इसकी छत है वो इसको ऊपर वाली जो हिस्सा है, उस मंजिल है, उससे इसको सेपरेट कर रही है, और इसका जो फ्लोर है वो आपको इसके जो नीचे वाले फ्लोर से सेपरेट कर रहा है। ये तो सिंपल सी चीज है। यही चीज है कि स्केला मीडिया कहां प्रेजेंट है, ये तो आपको पता ही है, स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पैनी के। तो स्केला वेस्टिबुला को मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर, इसको मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर, इसको मान लीजिए सेकंड फ्लोर। तो क्या है, स्केला मीडिया का क्या जो रूफ होगी, ठीक है, स्केला मीडिया का जो रूफ है ये आपको स्केला वेस्टिबुलाई से सेपरेट करेगा, ठीक है। और इसका जो फ्लोर होगा, सो नहीं रहे, जग रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया ना रूफ किसका। और जो रूफ वाला जो मेम्ब्रेन है ना, उसको याद रख लेना, उसको बोलते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। और जो फ्लोर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं बेसल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन ऑफ बेस। अब इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है? नहीं तो ये रीजनर्स मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ बेस क्या है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। इनको भी रट, सिर्फ ये 3 कैनाल्स के नाम रट लेना, स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया एंड द स्केला टिम्पैनी, ठीक है। बाकी डोर्सल पार्ट, वेंट्रल पार्ट और इसके बीच में पैरीलिम्फ भरा होगा दोनों में, इसके अंदर एंडोलिम्फ। ये भी रटने की जरूरत नहीं किसमें एंडोलिम्फ है किसमें पैरीलिम्फ है। डोर्सल और वेंट्रल और बीच वाला एंडो होगा क्योंकि वो अंदर की साइड हो गया, दोनों बाहर की साइड हो गया, इसलिए उसके अंदर पैरीलिम्फ होगा, ठीक है। आया इतना समझ में? नहीं, इसको मैंने आपको ग्राउंड फर्स्ट सेकंड है ना, इसको ऐसे मत मानो यार, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये तो बीच वाला हिस्सा है ना, इसीलिए इसका ये स्केला मीडिया का जो रूफ होता है, ठीक है, ये चीज सही है। वो जो घर वाला एग्जांपल है वो याद करो, लेकिन इसमें ये ध्यान रहे स्केला मीडिया का जो रूफ है, ठीक है, जो छत वाला पार्ट जो होता है, स्केला मीडिया का रूफ स्केला वेस्टिबुलाई से सेपरेट करता है, और स्केला मीडिया का फ्लोर आपके स्केला टिम्पैनी से सेपरेट करता है। और जो इसका रूफ स्केला वेस्टिबुलाई से सेपरेट कर रहा है, उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। मैंने ये मेम्ब्रा तक ही लिख के रह गई हूं, इट इज मेम्ब्रेन, ठीक है। और स्केला मीडिया का जो फ्लोर वाला पार्ट जो आपके स्केला टिम्पैनी से सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ बेस, ठीक है। आया आपको इतना समझ में? चलो इतना नोट कर लो पहले। तो इन क्रॉस सेक्शन three canals are present, ठीक है। इन 3 कैनाल्स का नाम क्या क्या है आपके? एक तो हो गया आपका पहला कैनाल, इट इज द स्केला, क्या हुआ, ठीक है, पहला कैनाल जो हो गया आपका इट इज द स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई के बारे में क्या बताया मैंने? इट इज प्रेजेंट ऑन द कौन से सरफेस पर है ये आपके? डोर्सल सरफेस, एंड इट इज फिल्ड विथ, बताओ, पेरिलिम्फ। ठीक है। दूसरी जो आपका कैनाल है इट इज द स्केला मीडिया, ये दोनों के बीच में स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पैनी के बीच में प्रेजेंट होता है। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्केला वेस्टिबुलाई and scala tympani, and it is filled with endolymph. ठीक है। तीसरे कैनाल का नाम क्या था आपका? इट इज द स्केला
टिम्पैनी। ये लिख लिया क्या सभी ने? हटा दो इसे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इट इज द स्केला टिम्पैनी। मैंने उल्टा लिखा दिया शायद, वहां डॉर्सल लिखा है, वो वेंट्रल है ना, ये डॉर्सल, तो डॉर्सल ही बताया था। सही लिखा है, वो डॉर्सल ही लिखा है, डॉर्सल ही बताया था। स्केला टिम्पैनी जो है ये कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द ये है आपके वेंट्रल सरफेस पर, और इट इज फिल्ड विथ इट इज फिल्ड विथ पेरिलिम्फ। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको दो टर्म्स, रीजनस मेम्ब्रेन क्या है और मेम्ब्रेन ऑफ बेस ये क्या है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द रीजनस मेम्ब्रेन। तो क्या होता है, आपके स्केला मीडिया का जो रूफ है ये आपको किसके स्केला वेस्टिबुलाई से सेपरेट कर रहा है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं रीजनस मेम्ब्रेन। तो लिख लीजिए, the roof of scala media ये सेपरेट करती है इसको, the roof of scala media separate it from the, किससे सेपरेट करेगी? स्केला वेस्टिबुलाई से। उसको अपन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रीजनस मेम्ब्रेन। और आपके स्केला मीडिया का जो फ्लोर है, ठीक है, लिख लीजिए, एंड द फ्लोर ऑफ स्क्लेरा मीडिया, स्क्लेरा बोल रही हूं, सॉरी, स्केला, and the floor of scala media, it separate the ये स्केला मीडिया को स्केला टिम्पैनी से सेपरेट करती है। सेपरेट द स्केला मीडिया फ्रॉम स्केला टिम्पैनी। इट इज कॉल्ड क्या क्या एंड द फ्लोर ऑफ स्केला मीडिया सेपरेट द स्केला मीडिया फ्रॉम द स्केला टिम्पैनी। सही तो लिखा है ना? इसको अपन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे? बेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, आया आपको इतना समझ में? नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपका जो कॉक्लिया का जो बेस होता है वहां पर आपका जो स्केला वेस्टिबुलाई है ये तो एंड होती है आपकी एक ओवल ओपनिंग में, और स्केला मीडिया जो है टर्मिनेट इन राउंडेड ओपनिंग, और ये ओपन होते हैं आपके मिडिल ईयर के अंदर। ठीक है, ये लिख लीजिए, एट द बेस ऑफ कॉक्लिया आपका जो स्केला वेस्टिबुलाई है एंड इन ओवल ओपनिंग। चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो, ये पॉइंट मत याद रखो, भले ही छोड़ दो, कंफ्यूज करोगे। इतना समझ में आ गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया के अंदर?
इट इज ऑल अबाउट दिस। इसके बाद अपन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये डिस्कस करेंगे कॉक्लियर अपरेटस का। उसके पहले आप ये पॉइंट्स एक बार हाईलाइट कर लो जिससे कि मैं वापस से इसको स्टार्ट करूं। ये तो इजी है, ये तो शायद बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा होगा, ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आंसर ये स्ट्रक्चर है हियरिंग के लिए। वेस्टिबुलर अपरेटस वाला जो पार्ट था उसके जस्ट नीचे की साइड आपके ये प्रेजेंट होता है। फिर मैंने 3 कैनाल्स डिस्कस किए हैं इसके अंदर, मेन चीज यही है। कॉक्लिया के अंदर इसके क्रॉस सेक्शन में 3 कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड द स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी, स्केला वेस्टिबुलाई डॉर्सल साइड पर, ठीक है, ये देखो स्केला वेस्टिबुलाई आपके डॉर्सल साइड पर, स्केला टिम्पैनी जो है ये वेंट्रल साइड पर, बीच वाला जो बचा स्केला मीडिया ये स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी के बीच में प्रेजेंट होता है। ये सबकी लोकेशन हो गई। अब इसमें क्या फील्ड होगा इस कैनाल के अंदर, तो बाहर वाले दोनों डॉर्सल और वेंट्रल साइड पर तो पैरीलिम्फ, बीच वाले में एंडोलिम्फ। तो इसमें पैरीलिम्फ, इसके अंदर एंडोलिम्फ, और जो दूसरा वाला होगा आपका दैट इज द स्केला टिम्पैनी जो कि आपके वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट था, उसके अंदर भी आपका पैरीलिम्फ, ठीक है। फिर वो फ्लोर वाले वो वाला सेक्शन बताया था। तो जो स्केला मीडिया का जो फ्लोर है, रूफ है, छत जो है, ये आपको स्केला वेस्टिबुलाई से सेपरेट करता है स्केला मीडिया को, उसको बोलते हैं अपन रीजनर्स मेम्ब्रेन। और जो इसका फ्लोर है स्केला मीडिया का, ये आपके स्केला मीडिया को स्केला टिम्पैनी से सेपरेट करता है, उसको अपन बोलते हैं बेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। आया आपको इतना समझ में? इट इज ऑल अबाउट द कॉक्लिया, इसे नोट कर लो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। लास्ट इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्डली वी विल स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ ईयर, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया एंड कॉक्लियर कैनाल। अभी अपन ने पढ़ा था ना कॉक्लिया में 3 कॉक्लियर कैनाल्स हैं, अब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब में एक टर्म है इसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। मेन क्रेडिट जो है आपको कान से जो आप सुन सकते हैं ना, मेन क्रेडिट ऑफ हियरिंग इट गोज टू द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज अ स्ट्रक्चर विच इज सिचुएटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। अभी बेसिलर मेम्ब्रेन क्या है पता है ना, जो कि स्केला मीडिया का जो फ्लोर वाला पार्ट है, जो कि आपके स्केला मीडिया को स्केला टिम्पैनी से सेपरेट कर रहा है, वो था आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई मैं बता रही हूं मेन क्रेडिट जो है आपके हियरिंग का इट गोज टू द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई स्ट्रक्चर is located on the basilar membrane। ये आपके कहां प्रेजेंट होता है? आपके बेसिलर मेम्ब्रेन पर। विच कंटेन हेयर सेल्स। ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई आपके बेसिलर मेम्ब्रेन पर जो प्रेजेंट है, इसके पास होती है हेयर सेल्स विच एक्ट एज एन ऑडिटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। ऑडिटरी रिसेप्टर का मतलब ऑडिटरी यानी कि साउंड रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं ये। विच कंटेन हेयर सेल्स दैट एक्ट एज एन ऑडिटरी रिसेप्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि ये जो आपके हेयर सेल्स हैं ये आपके एक रो के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है इसके अंदर
ये जो आपके हेयर सेल्स हैं ये एक रो के अंदर अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए द हेयर सेल्स दे आर प्रेजेंट या फिर दे आर अरेंज्ड इन रोज इनसाइड द organ of corti. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब आपके जो हेयर सेल्स का जो बेस होगा, ठीक है, ये आपके बहुत सारे नर्व के एसोसिएशन में रह के ये आपके कॉक्लियर नर्व का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो लिख लीजिए द बेस ऑफ द हेयर सेल्स इट इज इन एसोसिएशन विद small nerves and it form the branch of cochlear nerve. ठीक है, मैं कॉक्लिया का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं अपन, ये समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत है। तो ये तो मैंने आपको, ये जो मैंने यहाँ पर शायद रीजनस मेम्ब्रेन और यहाँ पर बेस ऑफ द मेम्ब्रेन लिखा है ना, इसको एग्जैक्टली वहां पर तो अपने सही लिखा था, बेस ऑफ द मेम्ब्रेन की जगह ये टर्म यूज करो बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द बेस, ठीक है। इट इज द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द बेस, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया, ये समझ में आया होगा आपको कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है ये आपका जो बेसिलर मेम्ब्रेन था, ठीक है, वहां पर लोकेटेड था, उसके अंदर हेयर सेल्स है। हेयर सेल्स किसकी तरह एक्ट करती हैं? आपके ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह। अब हेयर सेल्स को पॉइंट बना के, जो बाकी के पॉइंट्स है मैंने हेयर सेल्स के बारे में बताया, तो जो आपके हेयर सेल्स हैं ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर आपके रोज में प्रेजेंट होते हैं। फिर मैंने बताया आपके हेयर सेल का जो बेस है ये आपके क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है बहुत सारी स्मॉल नर्व से, और ये मिलके बनाता है आपके ए ब्रांच ऑफ द कॉक्लियर नर्व। ये तो इसके बेस की बात करी। अब आपके बहुत सारे प्रोजेक्शंस जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके हेयर सेल्स के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्शंस, बोलते हैं स्टीरियोसीलिया के प्रोजेक्शंस जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके हेयर सेल्स के अपर साइड पर, ठीक है। लिख लीजिए numerous projections they are present, numerous projection which is called stereocilia. stereocilia क्या होता है पता है ना वो आपको? they are present on the upper side of hair cells. और इस हेयर सेल यानी कि जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है ना उसके ऊपर की साइड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं टैक्टोनिया मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ टैक्टोनिया, ठीक है। ये लिख लीजिए एंड ऑन द अपर साइड ऑफ हेयर सेल्स, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, यानी कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर अ मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड, वो जो मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं अपन टैक्टोनिया मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए आप लोग नीचे एक पॉइंट लिख लेना, मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पर,
ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है ना, इसको ऐसे करके लिख लो, मेन क्रेडिट ऑफ हियरिंग गोज टू ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। आप लोग नीचे पॉइंट डाल लेना, मेन क्रेडिट ऑफ हियरिंग इट गोज टू द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। क्लियर? आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉक्लिया एंड द कॉक्लियर कैनाल। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली वर्किंग जो है ये डिस्कस करेंगे आपके ईयर की। ठीक है, ये लिख लिया सभी ने? हटा दो इसे। हेडिंग डाल लीजिए, वर्किंग ऑफ ईयर। अब ये आपको सबको सबसे पहला लेक्चर जो था मेरा ईयर का, वही मैंने बताया था। ईयर जो है दे आर द स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन। इसका फंक्शन क्या है आपका? एक तो हियरिंग एंड टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। ठीक है, तो ये आपके इसका मेन फंक्शन है, सॉरी ये आपके फंक्शन है इसके ईयर का। लेकिन इसमें भी आपका बेसिक और जो मेन फंक्शन, फर्स्ट और जो बेसिक फंक्शन है आपके ईयर का, इट इज द क्या है? दो फंक्शंस डिस्कस किए थे अपन ने ईयर के, एक तो हियरिंग बताया था, एक बताया था मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। मेन फंक्शन क्या बताया था मैंने आपको इसका? हाँ, ये इसका मेन फंक्शन है बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। फिर इक्विलिब्रियम से मैंने ये पॉइंट पहले भी बता चुका है, इसके दो इंपल्स होते हैं, एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। दोनों से मतलब समझते होंगे आप। स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि क्या होता है, डायनामिक यानी कि ड्यूरिंग द मूवमेंट कैसे होता है ये, इसका पूरा मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप इतना लिख लीजिए, फोटो सेंसिटिव ऑर्गन, ईयर दे आर द स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन। ये टर्म याद रखना, ईयर आर स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन। And their function, it is hearing and to maintain the balance of the body. It is hearing and maintain the balance of body. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया इसमें भी, चलो ये दोनों फंक्शन है आपके ईयर के, लेकिन मेजर फंक्शन, बेसिक और सबसे पहला फंक्शन क्या है तो लिख लीजिए, द फर्स्ट एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ ईयर इट इज टू maintain the equilibrium of body। ठीक है, फिर मैंने बताया इक्विलिब्रियम इंपल्स भी आपके दो टाइप के, ठीक है, कौन कौन से हैं? हाँ, इक्विलिब्रियम इंपल्स जो है ये आपके फर्दर ऑफ दो टाइप, एक है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन दोनों को ही हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये लास्ट चल रहा है आपके इस टॉपिक का, इसमें ये दोनों इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, और जो दूसरा फंक्शन है इसका दैट इज द हियरिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, देन इट विल एंड अप विद दिस टॉपिक। यहां तक समझ में आया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? चलो, तो पहले आप इतना नोट कर लो, देन वी विल स्टार्ट विद द, दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अभी ये हो गया ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इंपल्स दो टाइप के। एक चीज और लिख लेना इसमें वर्किंग ऑफ ईयर के अंदर, इक्विलिब्रियम के इंपल्स दो टाइप के होते हैं, लेकिन ये जो आपको इक्विलिब्रियम का जो मेंटेन कर रहे हैं ना, कौन किसका रोल है इसके अंदर, तो आपके वही जो मैंने बताया था वेस्टिबुलर अपैरेटस, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस और सैक्युलस, इनका रोल है इसके अंदर। ठीक है, तो खैर अपन जो भी स्टैटिक और डायनेमिक देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, पर आप यहाँ पर भी इसको एक बार नोट कर लेना। एक चीज और, मैंने अभी जब आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया एंड कॉक्लियर अपैरेटस पढ़ाया था, तो मैंने बोला था ना कि ऑर्गन ऑफ कॉल्टा यानी कि जो हेयर सेल्स हैं उसके ऊपर एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, उस मेम्ब्रेन का नाम लिखा है मैंने टेक्टोनिया। उसको कवर अप नहीं करूंगी, मैं हमेशा ये मिस्टेक कमिट करती हूँ। ठीक है, उससे तो आप सोचते हैं आप दूसरों को तो बड़ा ज्ञान देते हो, मिस्टेक्स पे वर्कआउट करना चाहिए। मुझे हमेशा लिखने के बाद ही आता है टेक्टोनिया नहीं है, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, उसमें करेक्शन कर लेना। ऑलमोस्ट हर क्लास में मेरी ये मिस्टेक हमेशा कमिट करती हूँ मैं, इट इज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, कि टेक्टोनिया कुछ भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों यार हमेशा होता ही है। ठीक है, लिख लिया उसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। चलो, अब सबसे पहले ये हो गया कि वर्किंग ऑफ ईयर मेन इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम भी दो हैं आपके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड द डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है ये डिस्कस करेंगे। अब ये तो आपको पता ही है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, हिंदी तो इसकी पता ही है आपको। तो जो इसका जो रिलेशन होता है, मतलब मूवमेंट तो हो नहीं रहा बॉडी का, तो कहां से क्या है इसका रिलेशन, अब इसे ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ी सी चीजें क्या है, और जितना बता रही हूँ ना इसमें अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना, घोड़े मत दौड़ाना अपने दिमाग के, जितने आपको जरूरत है, रिक्वायर्ड है, ईयर और ये सब सेंसरी ऑर्गन्स आप बहुत डिटेल में एमबीबीएस में पढ़ोगे। ठीक है, वहां पर पढ़ लेना। अभी इसमें जितना अपन को पीएमटी के लिए रिक्वायर्ड है अपन उतना ही देखेंगे, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है ना, अपन क्यूरियस नेचर होता है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है, ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों, तो इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है, यानी कि बॉडी आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में है, विदाउट एनी मूवमेंट है। इस टाइम पर आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है, तो इसका जो रिलेशन होता है ये होता है आपके ग्रेविटी से। ठीक है, इट इज रिलेटेड विद द पॉइंट ऑफ ग्रेविटी एंड द पोजीशन ऑफ हेड। आपका हेड का जो पोजीशन है आपके बॉडी की स्टैटिक कंडीशन के टाइम पर और उसके चेंजेस। ठीक है, चेंजेस यानी कि हेड के चेंजेस की बात कर रही हूं मैं, तो इसका रिलेशन किससे समझ में आया, एक तो ग्रेविटी एंड द पोजीशन ऑफ हेड ड्यूरिंग द स्टैटिक कंडीशन ऑफ द बॉडी। स्टैटिक कंडीशन ऑफ बॉडी का मतलब समझ गए ना, विदाउट एनी मूवमेंट, जैसे अभी है स्टैटिक कंडीशन है बॉडी की, एंड इट्स चेंजेस। ये जो चेंजेस है ना आपके, यानी कि चेंजेस ऑफ हेड, हेड की पोजीशन चेंज होती है, कभी टिल्ट कभी ये अपवर्ड डाउनवर्ड, ये जो चेंजेस ऑफ हेड जो है, इसके जो सेंसेस जो होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कैरीड बाय, मतलब इसको कौन प्रोड्यूस करता है, ये चेंजेस ऑफ हेड, दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कैरीड बाय यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस एंड देयर सेंसरी। ये समझ में आया? पहले एक पॉइंट लिख लो इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा जहां अटको वहीं मुझे बता देना। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का रिलेशन किससे है, इट्स रिलेशन, इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रेविटी। आप भले ही विदाउट एनी मूवमेंट है, लेकिन एक फोर्स ग्रेविटी तो वर्क कर ही रहा है ना, तो इट्स रिलेशन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रेविटी एंड पोजीशन ऑफ हेड मेरे हेड की पोजीशन में टिल्ट कर सकती हूं, डाउनवर्ड अपवर्ड, स्टैटिक कंडीशन में ये होता है ना, तो एंड पोजीशन ऑफ हेड ड्यूरिंग द स्टैटिक कंडीशन ऑफ द बॉडी एंड चेंजेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट यही है, आपके
सेंस जो होते हैं चेंजेस के, चेंज के सेंस को कौन प्रोड्यूस करता है? ठीक है, तो लिख लीजिए द सेंस ऑफ चेंजेस अब ये चेंजेस के ब्रैकेट में ये भी लिख लेना किसके चेंजेस की बात कर रही हूं मैं, हेड की पोजीशन के। तो द सेंस ऑफ चेंजेस दे आर प्रोड्यूस्ड, इसका प्रोडक्शन और इसको कैरी दोनों कौन करता है? दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कैरीड बाय यूट्रिकुलस सैक्युलस एंड देयर सेंसरी। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपकी जो सेंसरी सेल्स होती है ना, ठीक है, इसको सेंसिटाइज्ड होती है आपकी ऑटोकोनिया और ईयर डस्ट से। फिर ये जो सेंसेशन है यानी कि जो इंपल्स है ये ब्रेन तक जाती है बाय द ऑडिटरी नर्व। ठीक है, और फिर ब्रेन से उसके ये जो इंपल्स जो ब्रेन तक पहुंची, ऑडिटरी नर्व ने इस इंपल्स को ब्रेन तक पहुंचाया, फिर ब्रेन से उसके लिए पर्टिकुलर मैसेज जो है ये आता है मोटर नर्व के थ्रू टू द स्केलेटल मसल फॉर द इक्विलिब्रियम मेंटेन। ब्रेन का तो रोल हो गई ना इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस में। अभी वो हाइपोथैलेमस वाली चीज समझ में आ गई, दोनों का लिंक, हाँ समझ में आया क्या है? तो क्या होता है कि अब जो सेंसरी सेल्स हैं आपकी, इनमें सेंसिटाइजेशन हुआ वाया द ओटोकोनिया और द ईयर डस्ट। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो सेंसेशन यानी कि जो इंपल्स है ये ब्रेन तक जाएगा बाय द ऑडिटरी नर्व, और वहां से अप्रोप्रिएट रिप्लाई जो है कि क्या करना है, वो अप्रोप्रिएट रिएक्शन जो है ये आपके किसके थ्रू आता है? तो मोटर नर्व के थ्रू आपके स्केलेटल मसल्स में पहुंचता है। समझ में आ गया? इट इज ऑल अबाउट द स्टेटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो लिख लीजिए देन द सेंसरी सेल्स आर सेंसिटाइज्ड दे आर सेंसिटाइज्ड बाय, किसके थ्रू बताया मैंने? ऑटोकोनिया, बाय ऑटोकोनिया और ईयर डस्ट। फिर ये जो आपका सेंसेशन है यानी कि ये जो इंपल्स है, दिस सेंसेशन और इंपल्स they are reached to brain। ब्रेन तक कौन लेके जाता है इस इंपल्स को? ऑडिटरी नर्व। फिर अप्रोप्रिएट रिएक्शन जो होता है उसका, ब्रेन से जो मैसेज आएगा इसको कौन लेकर आता है? आपके मोटर नर्व। ठीक है, then appropriate reaction are sent by motor nerve, they are sent through, लिख लो, they are sent through the motor nerve टू स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल को वो अप्रोप्रिएट मैसेज जो है वो मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये तो है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सॉरी स्टेटो इक्विलिब्रियम। ये समझ में आ गया यहां पर क्या हुआ? नेक्स्ट जो है, जो दूसरा वो है इसका इक्विलिब्रियम का जो दूसरा इंपल्स, इट इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, ये हटा दूं, लिख लिया सभी ने?
ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, हाँ एक चीज आपको मैंने इक्विलिब्रियम वाला जब पॉइंट बताया था, अभी मैंने जब यहाँ पर लिखा तब मेरे को ध्यान आया, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे भी नहीं पता, पर शायद मैंने वही बोला था। ये आपको ध्यान है जब मैंने वहां पर पहले जब पॉइंट बताया था इक्विलिब्रियम के बारे में, बस इतना ही बताया था आपको कि इक्विलिब्रियम जो है इसके इंपल्स दो टाइप के हैं, दैट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड द डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्रिस्टा और मैक्यूला पढ़ाया था मैंने, तो क्या बताया था मैंने? स्टैटिक में क्रिस्टा, क्रिस्टा हो सकता है क्या? मैंने तो इसमें यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस लिखा है, और यूट्रिकुलस और सैक्युलस के प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? मैक्यूला। तो उसमें करेक्शन कर लेना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है मैक्यूला, और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है क्रिस्टा। ठीक है, वो अभी यहां से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, उसको वो करेक्शन कर लेना, वहां पर मैंने गलत लिखा दिया है वहां पर। हाँ, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो ये लाइन मैंने लिखा रही है, आप खुद लिख लेना। डायनामिक इक्विलिब्रियम से मतलब पता ही लग रहा है, यानी कि जब बॉडी आपके मूवमेंट वाली पोजीशन में होगी, जब मूवमेंट होगा उस टाइम पर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, दैट इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसमें इंपल्स यूट्रिकुलस और सैक्युलस, इसके अंदर जो सेंसरी एजेस होते हैं ना आपके एम्पुला के, क्रिस्टा ऑफ एम्पुला, वो इसको रेगुलेट करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब कैसे होता है ये देखो, मैंने जैसे उसमें बताया ना कि कैसे आपकी ब्रेन तक वो पहुंच रहा है, ऐसा इसके अंदर कैसे क्या होता है, जो आपका जो एम्पुला है, ठीक है, एम्पुला के अंदर जो एंडोलिम्फ होता है, तो जब बॉडी आपके मूवमेंट करती है, बॉडी में जब मूवमेंट होता है, तो एम्पुला के अंदर जो एंडोलिम्फ होता है उसके अंदर वेव्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वेव्स फॉर्म होंगी, समझ में आया? मतलब आपकी बॉडी जब मूवमेंट वाली पोजीशन में है, एट द टाइम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जो एम्पुला के अंदर जो एंडोलिम्फ है उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हुई। फिर जो क्रिस्टा ऑफ एम्पुला, ये एम्पुला बताया, एक था क्यूपुला, क्या होता है पता है ना आपको, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टर्म। तो इस वेव्स की वजह से ये जो क्यूपुला है इसके अंदर डिस्टर्बेंस होगा, और जो सेंसरी सेल्स होती है क्यूपुला की, उनके अंदर इरिटेशन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इरिटेशन होगा, ये इंपल्स फिर आपकी ब्रेन तक जाएंगी, वही आपके ऑडिटरी नर्व के थ्रू। फिर वहां से जो अप्रोप्रिएट रिएक्शन आएगा वो आपके इक्विलिब्रियम के टाइम है ना, तो लेग्स की जो मसल्स हैं वहां तक वो इंपल्स जाता है, और फिर ऐसे आपके इक्विलिब्रियम का मेंटेनेंस होता है। समझ में आया कैसे हुआ? एट द टाइम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी आपके एम्पुला के अंदर वेव्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर क्यूपुला की जो सेल्स होती है, क्यूपुला जो होता है, ये जो वेव्स बनी है ना, ये इसको डिस्टर्ब करता है क्यूपुला को। उसकी जो सेंसरी सेल्स है उसके अंदर क्या होगा, इरिटेशन होता है इसकी वजह से, वेव्स की वजह से। फिर ये जो इंपल्स है ये आपके ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन से जो रिएक्शन, जो मतलब एक मैसेज गया वहां ब्रेन तक, तो ब्रेन से कुछ रिएक्ट करेगा ना, तो जो मैसेज होता है, जो रिएक्शन होता है उसका, वो आपके लेग्स की जो मसल है वहां तक पहुंचता है, और ये ऐसे आपके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। समझ में आया? इट इज ऑल अबाउट द डायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया आपको? कौन इसको, किसकी, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, मैक्यूला या फिर क्रिस्टे, है ना, वो उसमें कर लेना। और ये लाइन लिखाने की जरूरत तो है ही नहीं कि ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन, या आप खुद लिख लेना ये दो पॉइंट्स। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको मैकेनिज्म लिखा रही हूं, तो क्या होता है, तो लिख लीजिए, एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी मूवमेंट के टाइम पर क्या होगा, वेव्स जो है इसके एंडोलिम्फ में, एम्पुला का जो एंडोलिम्फ है उसमें वेव्स का प्रोडक्शन होता है। वेव्स आर प्रोड्यूस्ड in endolymph of ampulla. और ये जो वेव्स हैं ये आपके क्यूपुला को डिस्टर्ब करती हैं। This waves disturb the cupula and the इसकी
जो सेंसरी सेल्स होंगी उसके अंदर इरिटेशन करती हैं, एंड इट्स सेंसरी सेल्स आर इरिटेट। ठीक है, इसकी सेंसरी सेल्स में इरिटेशन हुआ, फिर ये जो इंपल्स है ये आपका कहां तक जाएगा, ब्रेन तक। तो दिस इंपल्स रीचेस टू द ब्रेन। ब्रेन तक किसके थ्रू जाता है, बाय ऑडिटरी नर्व एंड अ मैसेज ऑफ अप्रोप्रिएट रिएक्शन। मतलब अब इसके बदले में क्या रिएक्शन होना है, उसका मैसेज जो है वहां से आता है, एंड अ मैसेज ऑफ अप्रोप्रिएट रिएक्शन इट इज सेंट कहां पर, आपकी लेग्स की जो मसल्स हैं उनको मिलता है। इट इज, ये आपको नहीं बताना है, इसके अंदर नहीं आप लोगों को डिस्कस किया, उसमें किसके थ्रू था, हाँ। और वैसे मोस्टली आपके इंपल्स किसके थ्रू, एफरेंट डिफरेंट नर्व्स, कुछ ऐसा डिस्कस किया था क्या अपन ने पहले, है मोटर कौन सा, सेंसरी कौन सा, तो वही वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे भी। ठीक है, बाकी इसके अंदर आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा है हमने। तो मैसेज ऑफ अप्रोप्रिएट रिएक्शन इट इज सेंड टू द मसल्स ऑफ लेग। ठीक है, और फिर इसके बाद लिख लेना, फिर आपका जो इक्विलिब्रियम होता है ये उससे मेंटेन होता है एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, आगे समझ में, आप ही लिख लोगे ना, इसको लिखाने की तो जरूरत नहीं है। आया समझ में आपको, इट इज ऑल अबाउट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आपका जो, ये आपका एक वर्किंग ऑफ ईयर अपन डिस्कस कर रहे थे ना, तो वर्किंग ऑफ ईयर के दो ही फंक्शंस पढ़े थे अपन ने पहले भी। एक तो था फर्स्ट, और जो बेसिक फंक्शन था इसका वो था इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। इक्विलिब्रियम के भी दो इंपल्स थे, इक्विलिब्रियम को मेंटेन के लिए तीनों चीजों का रोल है, आपके सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस एंड द सैक्युलस। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम भी आपके, इसके दो इंपल्स थे आपके इक्विलिब्रियम के, दो सेंसेशन, एक तो है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है अपन ने डिस्कस कर लिया, स्टैटिक मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में है, बॉडी मूवमेंट में नहीं है। तो इसका रिलेशन किससे, एक तो स्टैटिक पोजीशन में भी दो फैक्टर, एक तो ग्रेविटी वर्क कर रही है एंड द पोजीशन ऑफ हेड ड्यूरिंग द स्टैटिक कंडीशन ऑफ द बॉडी एंड चेंजेस। फिर बता रही जो चेंजेस के जो सेंसेस हैं, अब चेंजेस किसके चेंजेस की बात कर रही हूँ, हेड के। ठीक है, तो ये जो है, ये जो सेंसेस हैं ये इट इज प्रोड्यूस्ड एंड कैरीड बाय यूट्रिकुलस एंड द सैक्युलस। फिर क्या होता है, जो आपकी सेंसरी सेल्स हैं उनके अंदर सेंसिटाइजेशन हुआ। ठीक है, फिर ये जो सेंसेशन और जो इंपल्स है, सेंसिटाइजेशन होने के बाद जो सेंसेशन जो है, जो इंपल्स है वो ब्रेन तक जाएगा वाया द ऑडिटरी नर्व। फिर ब्रेन से मोटर नर्व के थ्रू आपके स्केलेटल मसल में उसका रिप्लाई, उसका जो पर्टिकुलर मैसेज कि आपको क्या रिएक्ट करना है वो आपके स्केलेटल मसल में आता है। इट इज ऑल अबाउट द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब आपकी बॉडी स्टैंडिंग पोजीशन मतलब विदाउट एनी मूवमेंट स्टैटिक पोजीशन में आपकी बॉडी है, तब कैसा इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ। डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कौन कर रहा है आपको पता है, मतलब क्या है ये पता है, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। क्या होता है कि मूवमेंट जब होता है, एट द टाइम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, तो आपके एम्पुला के अंदर जो एंडोलिम्फ प्रेजेंट है उसके अंदर वेव्स का प्रोडक्शन होता है। ये वेव्स क्या करती है, क्यूपुला के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, और इसकी वजह से जो सेंसरी सेल्स है वहां की, उनके अंदर इरिटेशन होता है। फिर ये जो इंपल्स है, ठीक है, ये कहां तक पहुंचेगा, ब्रेन तक। फिर इक्विलिब्रियम के टाइम पर है ना, वर्किंग मतलब मूवमेंट के टाइम, मूवमेंट आपके लेग्स की वजह से होता है, तो लेग्स को मिलना चाहिए, लेग्स की मसल्स को वो मैसेज। तो फिर जो वो आपके इंपल्स ब्रेन तक पहुंचा वाया द ऑडिटरी नर्व, फिर वहां से जो अप्रोप्रिएट रिएक्शन जो होना है उसका जो मैसेज है ये कहां पहुंचता है, आपकी लेग्स की मसल्स में। उसकी वजह से फिर आपका ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम एट द टाइम ऑफ द मूवमेंट ऑफ बॉडी, ये मेंटेन रहता है। ये समझ में आया अच्छे से आपको। इट इज ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस, जो फर्स्ट और बेसिक फंक्शन था आपके ईयर का। जो दूसरा फंक्शन है इसका, इट इज द हियरिंग। ठीक है,
और जो कि अपन, ये आपका बेसिक फंक्शन है इक्विलिब्रियम, लेकिन अपन को अभी तक एक ही फंक्शन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एक ही फंक्शन पता होगा, कानों का, कि सुनना ही इसका वो होता है। ये कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जो है हम पूरी डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया? लिख लिया ये सभी ने? हटा दूं?